ये दंगल राजस्थान की है, जिसका फैसला कल आना है। लेकिन एग्जिट पोल ने जो इशारा किया है, उससे राजस्थान की आबोहवा बदल सी गई है। जो सत्ता में है वो भी और जो सत्ता में आने को बेताब है वो ही, दोनों ही खेलों में खलबली देखने को मिल रही है। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस ने एग्जिट पोल के आंकड़े को देखते हुए सियासी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। ऐसे में निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों के घर लगातार फोन घनघनाने लगे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां डोरे डाल रही हैं। तो क्या राजस्थान में जोड़ तोड़ का खेल पर्दे के पीछे शुरू हो गया है? क्या राजस्थान में त्रिशंकु सरकार की आहट है, या फिर गहलोत सरकार की दोबारा वापसी हो जाएगी, या फिर जनता का कुछ और ही फैसला रहने वाला है? कल आने वाले रिजल्ट से पहले आज तक पर मेरे साथ देखिए आखिर क्या होगा राजस्थान में। अशोक गहलोत का चेहरा एक तरफ सामने है, दोबारा सत्ता में वापसी का दम लगातार उनकी ओर से भरा जा रहा है। तो वहीं वसुंधरा राजे लगातार बागी निर्दलीय विधायकों को फोन लगा रही हैं। एक को तो आज उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दे दी, जिसके बाद पलटवार करते हुए उनकी ओर से कहा गया कि मैं जयपुर में जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद आपसे मुलाकात करूंगा। दोनों ही तरफ के अपने अपने दावे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले जाएगी? क्या राज्य इस बार बदल जाएगा, या फिर रिवाज बदलने में कायम रह जाएंगे अशोक गहलोत और एक बार फिर से करेंगे पूरे दमखम के साथ सत्ता में वापसी? इसी मुद्दे को लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ईवीएम का लॉक भले ही रविवार सुबह 8 बजे खुलेगी, लेकिन किस्मत का ताला खुलवाने के लिए भगवान के दरबार में पहुंच रहे हैं नेता। वसुंधरा राजे ने मोती डुंगरी में गणेश मंदिर से लेकर दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन किए। राजस्थान में वैसे तो हर 5 साल पर सत्ता बदलने का रिवाज रहा है, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल कुछ और इशारा कर रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई के एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर है, लेकिन बढ़त कांग्रेस ने बनाई है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक 199 सीटों में से कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिलने के आसार हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 80 से 100 सीटें आ सकती हैं। यानी मुकाबला त्रिशंकु और दिलचस्प हो गया है। आपको बता दें कि 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई है। ऐसे में जिनके पास 100 सीटें आएंगी उनकी सरकार बन जाएगी। मुकाबला कांटे का है। इसके बावजूद बीजेपी का दावा है कि उनकी पार्टी को 124 से 135 सीटें मिलने जा रही हैं। 124 से लेकर 135 तक सीटें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी आएगी। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी हुकूमत बनाने के लिए जा रही है। बीजेपी भले ही दावा जो करे, लेकिन एक्शन में वसुंधरा राजे हैं। उन्होंने पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। वसुंधरा लगातार बागियों और निर्दलियों को अपने पाले में लाने के लिए संपर्क कर रही हैं। इसके बावजूद बीजेपी का कहना है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा कहते हुए वो काफी कुछ इशारा भी कर रहे हैं। जो वैचारिक रूप से हमारे साथ थे, किसी कारण से टिकट नहीं आ पाए, वो लोग स्वतः ही हमसे संपर्क कर रहे हैं और बाकी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है, जिससे आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है कि सियासत के इस खेल में कांग्रेस खेमा चुपचाप बैठा हुआ है। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। तीनों बागियों से कांग्रेस ने भी संपर्क लाइन खोल दिया है। सीएम अशोक गहलोत लगातार रविंद्र सिंह भाटी के संपर्क में है। देखो साहब, हूँ जनता रे कहने और माते चुनाव लड़ियो और जनता रो जो मना साथ स्नेह और सहयोग मिलियो, आशीर्वाद जो मिलियो, मेरा पूरा भरोसा है और डिसीजन एकदम सही है। तो और जनता रे हित रे मीना तो कैसा रहा चुनाव? ओवरऑल चुनाव कैसा रहा? जोरदार रहो, धूम धड़ाके में रहो और जबरदस्त रहो। और जो टिकट इस बार निर्णय हुआ उसमें दुख यूं हुआ कि टिकट कटना बड़ी बात नहीं है, पहले भी नहीं मिला था, लेकिन जिस तरीके से और जो कारण देकर बात की गई वो मेरे स्वाभिमान पे चोट पहुंची, वो मुझे मंजूर नहीं था। यानी सत्ता का अंक गणित फिलहाल कुछ ऐसा है कि कांग्रेस और बीजेपी ने बागियों और निर्दलियों का भाव बढ़ा दिया है। हालांकि कांग्रेस को लगता है कि उनकी ही सरकार बनेगी। कांग्रेस सब अपने अपने दावे कर रही है। कल पूरा जब रिजल्ट खुलेगा सच्चाई सामने आ जाएगी और अब पेटी में बंद है। अब तो ऊपर वाला ही जानता है कौन जीतेगा। लेकिन एक बात साबित हो गई कि बीजेपी जितना माहौल बना रही थी और जो बीजेपी ने पाप किया, हिंदुस्तान उसको हमेशा याद रखेगा। इस बीच राज्यपाल से वसुंधरा राजे और सीएम अशोक गहलोत मिल चुके हैं। यानी सत्ता के हर केंद्र पर दोनों पार्टियां दस्तक दे रही हैं। ये कवायद नतीजे से पहले की है। राजस्थान की जनता ने 25 नवंबर को ही अपना फैसला ईवीएम में लॉक कर दिया था। अब फैसले के अनलॉक होने का इंतजार है।
नतीजे के लिए काउंटडाउन जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राजस्थान में रिवाज बदलेगा या फिर राज। जयपुर से शरद कुमार, देव अंकुर और जय किशन के साथ आज तक ब्यूरो। जबरदस्त है मुकाबला, कांटे की टक्कर है, लेकिन इन सब के बीच बढ़त मिलती हुई अशोक गहलोत को दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार करने को नहीं है तैयार। उसका कहना है कि प्रचंड बहुमत से हम ही बनाएंगे सरकार। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करेंगे। 1% पिछले बार के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन जितने भी बड़े चेहरों को आप देखेंगे उनके इलाके में कम वोटिंग हुई है। 18 मंत्री ऐसे हैं जिनके इलाके में कम वोटिंग हुई है, तो कहीं कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनके इलाके में ज्यादा वोटिंग ने मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई हैं। तमाम मुद्दों पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। सुजाता पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सूर्या मैथिली भी इस वक्त हमारे साथ हैं, आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, उनकी विचारधारा को। विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी भी जुड़ चुके हैं। शशि शेखर जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल करते हुए, राजस्थान में ये दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे, लेकिन पूजा पाठ का दौर बड़े जबरदस्त तरीके से चल रहा है। वसुंधरा राजे जाकर हनुमान जी के, गणेश जी के आशीर्वाद ले रही हैं, तो वही वैसी ही कवायद देखने को मिल रही है अशोक गहलोत को लेकर भी। और बड़ा दिलचस्प रहा कि दोनों ने ही बारी बारी से जाकर राज्यपाल से भी मुलाकात कर ली है। इसके मतलब और मायने क्या समझे जाएं? पहले चित्रा भगवान की बात, अगर दिनकर जी के शब्दों में कहूं तो हारे को हरिनाम, लेकिन जिसको उम्मीद है वो भी हरिनाम ही भसता है। तो अभी कल दोपहर तक 11 बजे तक हरिनाम का भी जोर रहेगा। लेकिन लोकतंत्र में कुछ विधायी शक्तियां राज्यपाल या राष्ट्रपति के हाथ पे होती हैं। तो भगवान के बाद अगर इन राजनेताओं के लिए अगर कोई है तो इस समय राज्यपाल है। तो कलराज जी की इस समय बन आई है, दोनों लोग उनके पास जा रहे हैं और अपनी अपनी बातें उनसे कह रहे हैं। क्योंकि अगर जरा भी कुछ घटत बढ़त होती है किसी के भी पक्ष में, बिल्कुल, तो उस समय 3 बातें होगी। एक तो सबसे पहले मोल तोल शुरू होगा, मोल तोल के बाद विवाद शुरू होंगे, फिर एक कोई दोनों में से कोई या दोनों अपनी अपनी लिस्ट लेकर उनके पास जाएंगे। अल्टीमेट फैसला कलराज जी के हाथ में होगा, वहां पर राज्यपाल के हाथ में होगा। इसलिए पहले भगवान, उसके बाद राज्यपाल का चक्कर लोग लगा रहे हैं। वो देखने को मिल रहा है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। फोन भी घनघना रहे हैं उन लोगों के जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे या बगावत करके मैदान में किसी वजह से उतर गए। खुद मुख्यमंत्री पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की ओर से भी ऐसे लोगों को फोन लगाए जा रहे हैं, उधर अशोक गहलोत की ओर से भी। तो क्या अब मनाने की कवायद भी शुरू हो गई है या बताने की कि हम ही आपके अपने हैं, जरूरत पड़ी तो मेरे साथ खड़े रहिएगा? चित्रा, मैं मना रहा हूं कि भले ही कोई भी आए वो बहुमत से आए, क्योंकि लोकतंत्र का एक कभी कभी हमें गंदा खेल देखने को मिलता है। एक आदमी विद्रोह करके खड़ा हुआ अपनी पार्टी से और उसके बाद वो फिर उसी पार्टी को अगर सपोर्ट करता हुआ नजर आए, तो आखिर जनता ने जो उसको वोट दिया, बिल्कुल, तो किस लिए दिया था? उसकी भावनाओं की कोई कीमत है या नहीं? या दूसरे कोई शख्स जो कि निर्दलीय इसलिए खड़े हुए हो कि जी मैं ऐसा काम करूंगा, वैसा काम करूंगा, मेरी किसी पार्टी में कोई आस्था नहीं है, फिर वो किसी अचानक एक पार्टी के साथ जाते नजर आए। और तीसरी स्थिति चित्रा, जैसे बीएसपी के साथ वहां 2 बार हो चुका है। बीएसपी या किसी पार्टी के इतने कम विधायक हो कि वहां पे 2/3 वाला फॉर्मूला बड़ी आसानी से लग जाए, तो आखिर पार्टी के प्रति निष्ठा भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। आज आखिरी बात, आपके ही चैनल पर मैं एक बहुत अच्छी बात देख रहा था। राजस्थान के कोई विधायक हैं जो बीजेपी से विद्रोह करके खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने मोदी जी की, योगी जी की, सबकी फोटो लगा के चुनाव लड़ा कि जो बीजेपी की टिकट से लड़ रहा है वो असली नहीं है, असली विचारधारा का मैं हूं। बिल्कुल। आज वो जीत गए हैं और अब कह रहे हैं मैं 3 तारीख को फैसला करूंगा। तो मेरा सवाल इन सारे लोगों से यही है कि हुजूर आप जो भी करें आपकी इच्छा, लेकिन कम से कम अपने मतदाता का सम्मान करें जिसके सामने आप 1.5 महीने से झोली पसारे हुए खड़े थे। चित्रा, लेकिन ऐसे लोगों की लंबी फहरिस्त है विनोद अग्निहोत्री जी, जिन्होंने बगावत करके, और माना जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कांग्रेस के मुकाबले कम सीटें अभी तक ला रही है एग्जिट पोल में, तो उसके पीछे उसके बागी ही हैं। लेकिन बागियों को फोन घनघनाना भी शुरू हो चुका है और सबसे आगे बढ़कर वसुंधरा राजे को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया गया, उसके बावजूद उनकी ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, मंदिर जा रही हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर रही हैं। क्या है संकेत इसके? नहीं, संकेत तो देखिए
जैसा कि शशि जी कह रहे हैं कि भगवान है उसके बाद राज्यपाल, तो ये जो वसुंधरा राजे जी हों या अशोक गहलोत जी हों, ये समझ रहे हैं। और जो नेता होते हैं उनको एहसास हो जाता है कि नतीजे कैसे आने वाले हैं, काफी हद तक उनको एहसास हो जाता है, इसलिए ये सब कवायद शुरू हो गई है। मेरी तो जानकारी ये भी है कि कुछ रिजॉर्ट्स भी बुक करा लिए गए हैं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की ओर से कोशिश की जा रही है। मतलब और कुछ शायद ऐसे विधायक जो जिनकी जीतने की संभावनाएं हैं, उनको संकेत भी चला गया है कि वो सर्टिफिकेट लेने के तुरंत बाद जो है फला जगह पहुंचे। ऐसा लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अभी राजस्थान को लेकर तो है, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर थोड़ी कवायद ज्यादा सुनने में आ रही है। डीके शिव कुमार की ओर से कहा जा रहा है कि मैं तो 5 राज्यों के विधायकों को रिजॉर्ट में रखने को तैयार हूं। वो खुद बढ़ चढ़कर अपनी बातें, शाम को वह हैदराबाद भी पहुंचने वाले हैं। बड़ी दिलचस्प चीज है कि डीके शिव कुमार कांग्रेस के चाणक्य के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। अब भले ही वो भी कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हो, लेकिन उनकी भूमिका लगभग वैसी होती जा रही है जैसे अमित शाह की बीजेपी में है। वो चाहे तेलंगाना का चुनाव हो, वो मध्य प्रदेश भी आए थे बीच में, उसके बाद छत्तीसगढ़ का भी कमान उनके हाथ में है कई चीजों की। और जैसा कि आपने बताया कि कह रहे हैं 5 राज्यों का मैं संभाल सकता हूं, तो मुझे लगता है कि डीके एक तरह से जो अहमद पटेल की कमी एक कांग्रेस पार्टी में महसूस की जा रही थी, धीरे धीरे कहीं ना कहीं कांग्रेस की राजनीति में डीके शिव कुमार उसको भरते हुए नजर आ रहे हैं एक बड़े चाणक्य के रूप में। और अगर ये नतीजे वैसे आए, कहीं त्रिशंकु विधानसभा हुई है, जरूरत पड़ी, तो उसमें डीके शिव कुमार की एक बड़ी भूमिका होगी। तो ये बिल्कुल, ये आपकी बात बेहद अहम है और इसी वजह से शायद वो बढ़ चढ़कर फ्रंट फुट पर आकर इस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। वरुण पुरोहित जी, तो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। मतलब डर इतना ज्यादा है कि अगर विधायक जीतते हैं तो उनको छिपाने के लिए अब रिजॉर्ट की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है वरुण पुरोहित जी? देखिए चित्रा जी, अभी पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि निर्वाचित सरकारों को भी किसी न किसी रूप से तोड़ा गया, विधायकों को तोड़ा गया, फिर सरकारें बदली गई। तो इसलिए जो वर्तमान कांग्रेस के नेता हैं उनके मन में भय है या आपके आशंका है कि भाई भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं जीतेगी तो विधायकों को तोड़ेगी, सब इधर उधर करेगी। तो ये एक पॉलिटिक्स नए तरीके की देश में चालू हो गई। चालू तो राजस्थान में तो हुई थी, झारखंड के जब विधायक आए थे, वसुंधरा जी सीएम थी, तो उस समय यहाँ रिजॉर्ट्स में रुके थे, करे थे, उससे प्रयास चालू हुई थी। अब एक बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे पहुंचती जा रही है। हाँ। अभी एक बात हो रही है वसुंधरा राजे की। देखिए वसुंधरा राजे जी को विश्वास नहीं है कि आला कमान जो भारतीय जनता पार्टी का है वो उनको मुख्यमंत्री बनाएगा। तो भगवान की भी सहायता ले रही है और निर्दलीय बागियों से भी कांटेक्ट कर रही है। देखिए निर्दलीय बागियों से कांटेक्ट करना भी, मैं इसलिए कह रहा हूँ अविश्वास है इन लोगों को। तो वो निर्दलीय बागी भी पता ही नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। रिश्ता है तो बर्थडे विश करेगा नहीं करेगा जी। फोन स्पीकर पर था, उनके ग्रुप में सब लोग बैठे हुए थे, उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी, तो जो उम्मीदवार थे उन्होंने कहा कि जीत का सर्टिफिकेट लेकर मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आऊंगा। तो ये चीजें चुभ रही हैं कांग्रेस पार्टी को। चित्रा जी, सभी निर्दलीय बागियों की थोड़ी आज ही बर्थडे थी, वो सबको कांटेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब विश्वास नहीं है उनको कि उनकी मेजोरिटी आ रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, मैंने अब पता किया आज भी, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था चुनाव के बाद निरुत्साहित हो जाता अगर उनको लगता कि कांग्रेस पार्टी की सीटें नहीं आ रही। तो वो अभी भी उत्साहित है, उससे लगता है कि कांग्रेस की मेजोरिटी राजस्थान में आएगी। और जितना आपने कल भी दिखाया था, आपका एनालिसिस था भाई मेघवाल है, एससी की जातियां हैं, वो सब उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ है, वैसे तो कल पता लगेगा। तो अगर उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ है तो पहले जाट और मेघवाल और मुस्लिम एक युति होती थी राजस्थान के ग्रामीण इलाके में, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान में, तो कांग्रेस हमेशा जीतती हुई आती थी। अगर वो युति वापस बन रही है तो फिर कांग्रेस को कोई हरा नहीं पाएगा, कांग्रेस की मेजोरिटी आएगी। और मैं अभी भी कह रहा हूँ स्पष्ट बहुमत आएगा राजस्थान के अंदर। और वो भी सचिन पायलट के रहते हुए अगर गुर्जर वोटरों पर बीजेपी अपना प्रभाव डालने में कामयाब रही है तो आप समझ रहे हैं कि बराबरी में बट रहा है दोनों ही तरफ। एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सुजाता पांडे जी आपके पास आते हुए, अब आप सुन रही हैं वरुण पुरोहित जी को, वो कह रहे हैं बीजेपी को तो खुद पर भरोसा है नहीं और इसी वजह से अब बागियों को फोन घनघनाना शुरू कर दिया गया है। कॉन्फिडेंस है राजस्थान में वापसी कर रही है बीजेपी, या कंफ्यूजन की स्थिति में बागियों का, निर्दलियों का और बाकी छोटी पार्टियों का सहारा है? देखिए चित्रा जी, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, जादूगर की छड़ी टूटेगी या फिर रानी सिंहासन पर बैठेंगी, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। बहरहाल खेल सारे आंकड़ों का है
और मैं इन सारी चीजों पे कमेंट नहीं करना चाहती कि कहाँ रिजॉर्ट बुक हो रहा है, वो तो शायद कांग्रेस की परिपाटी रही हुई है, तो उस पर छोड़ देते हैं। जहां तक मंदिर और भगवान के दर्शन करने की बात है, तो वो तो संस्कार है बीजेपी के, तो वो तो आपको उच्च नेतृत्व से लेके नीचे के कार्यकर्ता तक भी दिखता है, संगठन तक भी दिखता है, कोई नई बात नहीं है। वैसे चुनावी हिंदू तो वो बनते नहीं है, तो ये तो बहुत आम सी बात है, वहां कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं जो बात करने जा रही हूँ वो ये है कि इस बार सभी के सभी पोल, अगर पोल ऑफ द पोल्स भी देख लें, इंक्लूडिंग आपका जो पोल है, उसमें भी कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। अब कांटे की टक्कर को अगर हम पिछले बार के चुनाव से भी कंपेयर कर लें कि 40 सीटें ऐसी थी चित्रा जी जहां पे 3% से भी कम मार्जिन पे उम्मीदवार जीते थे, और इसमें बीजेपी का कन्वर्जन रेशियो ज्यादा अच्छा था कांग्रेस के मुकाबले। हालांकि सीटें बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले कम आई थी, 73 सीट वो कर पाए थे। लेकिन इस बार स्थिति बदली है। वहां भी जैसे कि अभी आपने कहा कि सचिन पायलट वाले जो गुज्जर समाज है, जो कि ओबीसी समाज है, यहाँ तक कि जिस समाज से अशोक गहलोत भी आते हैं, माली समाज से, उसका वोट भी बीजेपी के लिए बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये दिखाते, जो कि पोलर पोल से भी दिख रहा है कि अगर कांटे की टक्कर हो जाती है तो वो तो स्थिति तो पेच फंस सकता है। ठीक है। जहां तक संगठन की बात है, मुझे लगता है कि बीजेपी से जो लोग निकले हैं उनके लिए, क्योंकि वो संगठन के लोग हैं, और उसके बाद जो उनका जो वोटर बेस है वो भी बीजेपी का है, और अगर आप हिस्ट्री देख ले तो वो वापस आने की उनकी ज्यादा रहती है। दूसरी बात क्विकली खत्म करूंगी कि एक चीज और है कि अगर मानिए कि सरकार कांग्रेस की बन भी जाती है, तो ये तो सबको पता है कि 2 धड़े हैं कांग्रेस में। इसकी क्या गारंटी है चित्रा जी कि 1 साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया 2.0 ठीक है, अब ये होगा तो ऐसा होगा, उस पर अभी नहीं जाते हुए, वो बहुत दूर की बात हो जाएगी। अभी इसी पर रहते हैं, जो कल होना है, कल रिजल्ट आने हैं, किसकी बनेगी सरकार। ठीक है, आपकी बात महत्वपूर्ण है, ठीक है, आपकी बात महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत बड़ा फर्क नहीं है दोनों में। 41% वोट शेयर बीजेपी को एग्जिट पोल दिखा रहा है, तो 42% कांग्रेस को, यानी कि बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। सीटों में भी सिर्फ 6 सीटों का ही अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है, और हम सब जानते हैं कि आखिरी वक्त में कम सीटों पर जीत या हार की स्थिति क्या बनती है। ऐसे में सूर्या मैथिली जी, यहां पर एग्जिट पोल के ही कुछ आंकड़ों की बात करते हुए, ये आंकड़े बताते हैं कांग्रेस पार्टी का दबदबा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मेघवाल, मीणा और मुस्लिम मतदाताओं के बीच तो कायम है, लेकिन बीजेपी ब्राह्मण, राजपूत और खासतौर से ओबीसी वोटर्स, जिसको बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी की ओर से लुभाने की कोशिश की गई, ओबीसी के हित की लड़ाई लड़ने के बाद राहुल गांधी की ओर से कही गई, मुख्यमंत्री बताया गया कि हम ओबीसी मुख्यमंत्री देते हैं। ओबीसी वोटर्स बीजेपी के लिए यहां पर मतदान करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि जाट और गुर्जर जहां से सचिन पायलट आते हैं, 2 ऐसी जातियां हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लगभग बराबर वोट कर रही हैं, और इसमें भी बीजेपी को थोड़ी बढ़त हासिल हो रही है। तो ये तो फिर किसके लिए मुश्किलें पैदा करेगा सूर्य जी? धन्यवाद चित्रा जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। अभी पूर्व में जो कांग्रेस की जो समर्थक नेता हैं, उन्होंने कहा ना कि बीजेपी जो है वो तो सरकारें बना लेती है हारने के बाद भी। तो यही राजस्थान है जहां पर पूरी की पूरी बसपा कांग्रेस में समा गई थी, तो पहले अपने आंचल में देख लीजिए। और अब रही बात, आपने जो जातियों की बात कही, तो चित्रा जी आप देखिए कि पिछली बार 1.25 लाख वोट ज्यादा मिला था केवल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से, और तब की जो आप स्थिति देखें कि करणी सेना विरोध में थी, साथ में सचिन पायलट का एक जादू चल रहा था गुर्जर वोटरों को, और तब जाकर 1.25 लाख वोटों का एज कांग्रेस को मिला था। लेकिन आज की स्थिति आप देखिए, ना तो करणी सेना विरोध में है, यहां तक कि 5 साल में गुर्जरों ने ये देख लिया कि भैया हमारे नेतृत्व का तो लगातार 5 साल तक अपमान किया कांग्रेस ने। और आप देखें कि कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला के बेटे विजय बैंसला को भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़वाया, और वो भी बहुत अच्छी स्थिति में है, और एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी देने में कामयाब रही कि हम गुर्जर समाज का सम्मान करते हैं। ठीक है। और अब दूसरी चीज पे हम आ जाते हैं कि इस बार 22 लाख से ज्यादा नया मतदाता जो पहली बार वोट करेगा, वो भी इस बार मैदान में है, वोट करने गया था। और आप देखिए कि
चाहे वो महिला अपराध हो, उसमें राजस्थान नंबर 1 एनसीआरबी के आंकड़ों में, आईसीएमई के आंकड़ों में 31% की दर से। ये सारी बातें लेकिन आप समझा पाने में क्या पूरी तरह से कामयाब रहे हैं? हालांकि कल आएगा आंकड़ा, लेकिन अगर एग्जिट पोल के ही आंकड़ों को हम सही मानेंगे तो महिला वोटर 4% कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। युवा वोटर्स का भी ठीक ठाक समर्थन मिल गया है। बाकी जातियों के लिहाज से हम बता ही रहे हैं, तो वो बातें समझा पाने में, क्योंकि बहुत सारी जो योजनाएं हैं, देखिए जितने भी 3 बड़े राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें तो वहां पर मौजूदा सरकार की नीतियों को, उनके कामकाज को देखते हुए वोट करने के लिए जनता गई है। शशि शेखर जी, आपके पास आते हुए, आप यहां पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, देखिए बीजेपी हार मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। और जब मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी राजस्थान में जाकर चुनावों के दौरान, तो मैंने ये पाया कि लोग ये बोल रहे थे कि अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वोट किसको देगी? तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी मिलते थे जो मुस्कुराते हुए कहते थे गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमारी तो परिपाटी रही है 5 साल में सरकार बदलने की, तो हो सकता है हम बदल दें। तो उनकी मुस्कुराहट भी एक रहस्यमयी मुस्कान लिए बहुत सारी चीजों को समेट कर रखे हुए। शायद यही कारण है कि इतना कंफ्यूजन इस वक्त इस एग्जिट पोल के आंकड़ों में भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ 6 सीटों का ही अंतर। चित्रा, अगर गहलोत इस लड़ाई में खड़े हुए नजर आ रहे हैं तो इससे बहुत स्पष्ट है कि अगर वो मान लीजिए लूज भी करते हैं तो बहुत कम सीटों से लूज करेंगे। बिल्कुल। आप अगर कांग्रेस की हालत देखिए, 5 साल में 2 मौके ऐसे आए कि उनकी सरकार के वरिष्ठतम मंत्री छिटक कर दूर खड़े हुए नजर आ रहे थे। एक बार रिजॉर्ट में जाकर बैठ गए और अंतिम समय तक मान मनोबल चलती रही। सचिन को और अशोक जी को, दोनों को एक मंच पे लाने के लिए कांग्रेस आला कमान को पसीने छूट गए। बिल्कुल। उसके बाद भी अगर कांग्रेस लड़ाई में खड़ी है तो अशोक गहलोत को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो कल सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो अलग बात है, लेकिन इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि यदि नेता सामने खड़ा हो, दिख रहा हो, आपके काम करता हुआ दिख रहा हो और उसके पास डिलीवरीज हो, तो आउट नहीं होता है आसानी से। बिल्कुल। और यही सेम स्थिति अगर आप मध्य प्रदेश में देखिए, आप मध्य प्रदेश भी गई थी चित्रा, आपको बार बार सुनाई पड़ता होगा कि नहीं जी शिवराज सिंह में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें परिवर्तन चाहिए। पर आपका एग्जिट पोल उन्हें बम्पर जीत दिला रहा है। भूपेश बघेल को आदमी शर्त लगाता था कहीं भी कि वो जीतेंगे, लेकिन वो लड़ाई में फंस गए। यही लोकतंत्र की महिमा है कि इतना आसान नहीं होता कि आप चुनाव की वैतरणी पार कर जाएं। सेब तेलंगाना में है। हाँ। कौन सोचता था कि हार जब बीआरएस हारने की कगार पर आएगी। तो बहुत साफ है कि डिलीवरी, सामने खड़ा हुआ आदमी, इसके बावजूद मतदाता इस बात को समझ गया है कि राजनीति में बैलेंस बना रहना चाहिए और वो बैलेंस आपको चुनाव के बाद भी नजर आएगा। चित्रा, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है कि अब जो मतदाता हैं वो बेहद जागरूक हो रहे हैं और कामकाज के लिहाज से, यानी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, उस मानसिकता के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, यहां पर अशोक गहलोत ने कांग्रेस की जिन सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा इसमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस योजना उनकी बहुत काम कर रही है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम, महिलाओं को स्मार्टफोन, हर महीने 100 यूनिट बिजली, किसानों को हर महीने 2000 यूनिट फ्री बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को हर महीने 1000 रुपए पेंशन दिया जाना, और हवाई जहाज से भी कुछ लोगों को इस तरह के वादे किए गए हैं कि आगे आने वाले वक्त में आपको हम तीर्थ यात्रा करवाएंगे। तो पब्लिक इन चीजों पर भरोसा, और महंगाई राहत कैंप भी उनकी ओर से अलग अलग जगहों पर लगाई गई थी। तो क्या उसी का नतीजा है कि जहां पर 5 सालों के बाद सत्ता बदल जाती है, वो फिर से ऐसा लग रहा है रिवाज बदलकर और राज कायम करने में कामयाब रहेंगे अपनी योजनाओं की वजह से? देखिए, निश्चित रूप से अशोक गहलोत, कांग्रेस का मतलब राजस्थान में अशोक गहलोत है। बिल्कुल। और अगर अशोक गहलोत लड़ रहे हैं, लड़ाई में है, और आपका एग्जिट पोल ये बता रहा है कि वो सरकार बना सकते हैं, तो इसका मतलब जैसा शशि जी ने कहा कि क्रेडिट तो अशोक गहलोत को जाएगा ही। एक बात और है, राजस्थान में 2 परिपाटियां हैं। जब 30 साल की हम बात करते हैं, 30 साल में रिवाज ये रहा है सरकार बदलने का, तो रिवाज कब रहा है? वो रिवाज ये रहा है जब आमने सामने 2 बड़े नेता हों। जब एक बड़ा नेता होता था, मोहनलाल सुखाड़िया होते थे, तो रिवाज सरकार बदलने का नहीं था। हरिदेव जोशी, बिल्कुल। जब भैरव सिंह शेखावत बनाम अशोक गहलोत बनाम वसुंधरा राजे, जब लड़ाई हुई तो रिवाज रहा राज बदलने का। इस बार एक दिलचस्प चीज ये है कि इस बार बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे को आगे नहीं किया गया। वो पार्टी के साथ हैं लेकिन वो कैंडिडेट नहीं है,
और अशोक गहलोत अपने आप में पूरा चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। बिल्कुल। यानी एक बड़ा नेता एक तरफ खुलेआम लड़ रहा है चुनाव और दूसरा बड़ा नेता जो है वो साथ साथ चल रहा है मैदान में। तो क्या राजस्थान की जनता अब रिवाज और राज बदलने में क्या पुराने रिवाज पे लौटेगी कि जब बड़ा नेता सामने हो तो उसको रिपीट कराएं, या जो 30 साल वाला रिवाज है कि चाहे कुछ भी हो सरकार बदल जाए। लेकिन ऐसा तो मध्य प्रदेश में भी हुआ, लेकिन वहां पर तो छप्पर फाड़कर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कभी रिवाज नहीं रहा योजना तो उनका काम कर गया ना, मध्य प्रदेश गजब में तरीके रिवाज से नहीं रहा बदलने का। वहां तो 15 साल तक लगातार बीजेपी की सरकार बनी। बिल्कुल। 10 साल दिग्विजय सिंह रहे। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर चेहरा नहीं देना बीजेपी को नुकसान कर रहा है राजस्थान मतलब में। मुझे लगता है कि अगर ये जिस तरह का एग्जिट पोल है इसमें बीजेपी को चेहरा न देना भी एक फैक्टर हो सकता है उसके नुकसान का। सुजाता पांडे जी, अगर वसुंधरा राजे को आगे करके फ्रंट फुट पर जाकर चुनाव लड़ती तो क्या आज ये कम से कम 6 सीटों का अंतर जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसको पाट कर वो आगे भी बढ़ सकती थी? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पिछली बार जब पार्टी, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 365 डेज इन अ ईयर एक इलेक्शन मोड में रहती वो सर्वे कराते रहते हैं, उनके बूथ मैनेजमेंट कार्यकर्ता ज्यादा पूछते रहते हैं, तो उस समय उन्होंने कुछ ना कुछ तो एनालिसिस किया ही होगा। आपको क्या लगता है कि ये सारी फैक्टर्स पार्टी ने काउंट नहीं की होंगी? मुझे लगता है की होंगी, और शायद इसीलिए वसुंधरा राजे को नहीं मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में लिया, क्योंकि शायद एक बार ये नारे भी लगे थे कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। हाँ। तो शायद वहां से भी लिया होगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर आपके भी हिसाब से देखें तो पार्टी तो गेन ही कर रही है, सीटों को गेन कर रही है। पिछले के मुकाबले भी 73 सीट से आज 100 प्लस ही दे रहा है। कोई भी जो पोल है वो तो 100 प्लस ही दे रहा है, और दूसरे जो एग्जिट पोल मैक्सिमम 100 वो तो बीजेपी की गवर्नमेंट बना रहे हैं वहां पे। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है चित्रा जी। ये वैसा ही होगा कि मतलब चाची को मूछें होती तो वो चाचा होती, तो मतलब ये अभी जब होगा तो हम 3 दिसंबर को जानेंगे। अरे लेकिन 5 सालों में आंकड़े जब बदलते हैं, सत्ता परिवर्तन होता है तो वो तो बिल्कुल छप्पर फाड़ के होता है ना। 2003 में बीजेपी को 120 थी, 56 थी कांग्रेस पार्टी को। 2008 में फिर आप 78 पर आ गए, वो 96 पर चली गई। 13 में बीजेपी 163 सीटें, सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीटें उसी वसुंधरा राजे के चेहरे पर जीत कर आती है। 45% से ज्यादा वोट शेयर। उधर 21 सीटों पर रह जाती है कांग्रेस पार्टी। 18 पर वो 100 पर पहुंच जाते हैं, पहले 99 बाद में 100 हो जाता है, और फिर यहां पर बीजेपी 73 पर रह जाती है। विनोद जी, लेकिन एक और सवाल है जेहन में, यहां पर एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है, मैं आ रही हूं एक सवाल का जवाब ले लेती हूं। राजस्थान में सीएम के रूप में पहली पसंद तो अशोक गहलोत हैं, लेकिन बीजेपी के महंत बालकनाथ दूसरे नंबर पर हैं और वसुंधरा राजे तीसरे नंबर पर है एग्जिट पोल में। का फर्क है दोनों में। हाँ, ये क्या बता रहा है? देखिए, ये बालकनाथ जी आगे कैसे चले गए? बड़ा विचित्र सा मुझे लग रहा है सर्वेक्षण, लेकिन अब चूंकि सर्वेक्षण है उसके अपना आधार है जी। शायद बाबा बालकनाथ में लोग योगी आदित्यनाथ की छवि देख रहे हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लोकप्रिय हुए हैं उत्तर प्रदेश के बाहर भी, जाके गोरखनाथ में मुलाकात भी करके आए तो थे। अच्छा, बाबा बालकनाथ भी नाथ संप्रदाय के हैं, और सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ ने ही वहां पे रैली की है राजस्थान में। कहीं ना कहीं इसका भी कुछ इफेक्ट होगा कि जो वसुंधरा राजे को पास करके 1% वो ज्यादा हो गए लोकप्रियता में, तो योगी आदित्यनाथ इफेक्ट के रूप में भी इसको आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने 25 रैलियां की हैं, 1 रोड शो, प्रधानमंत्री की 14 रैली हुई है, 2 रोड शो, राहुल गांधी की 12 रैली हुई है, प्रियंका गांधी की 8 रैली हुई है, गृहमंत्री अमित शाह की 11 रैली। तो योगी आदित्यनाथ 25 रैली करके नंबर 1 है इस पूरे मामले में। लेकिन यहां पर हाथ उठा रहे थे सूर्य मैथिली जी, आप बताइए, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देना ऐसा लग रहा है बीजेपी को नुकसान कर रहा है राजस्थान में? नहीं, मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा ना देना भारतीय जनता पार्टी के लिए सहायक है। यहाँ पर आप देखिए जिस प्रकार का युद्ध कांग्रेस में चला, यदि बीजेपी में चेहरा दे दिया जाता तो शायद एक बड़ा युद्ध और यहाँ पर शुरू हो जाता। सब एक साथ लड़े हैं, कोई फटास नहीं दिखी है। और आपने बाबा बालकनाथ जी का विषय उठाया, तो मैं आपको बता दूं कि बालकनाथ जी ने जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स लगातार दी हैं कि राजस्थान के अंदर अपराधी अपना ब्योरिया बिस्तर बांध लें, राजस्थान में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर भी चलेंगे और ध्रुवीकरण वाला भी होंगे, और यदि आप लोग नहीं मानेंगे तो जेल भेज दिए जाएंगे। तो जिस प्रकार का उन्होंने कठोर नेतृत्व की बात कही है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल को राजस्थान में इंप्लीमेंट करने की बात कही है, ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट है चित्रा जी। क्योंकि आप देखें कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की कानून व्यवस्था लगातार 5 साल तक राजस्थान के लोगों ने देखी है, उससे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। लगातार बलात्कार, लगातार हत्या और लगातार जिस प्रकार से
लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही थी, यहां तक कि सामूहिक बलात्कार, हाथ बांधकर जिंदा जला देना बच्चियों को, इस प्रकार की स्थिति, पेपर लीक के मामले, तो कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। और मैं सहमत हूं कि गहलोत साहब की योजनाएं लोगों तक पहुंची है, लेकिन उन योजनाओं को लाभ लेने के लिए उनको जिंदा रहना भी आवश्यक था। बहनों को अगर लाभ लेना था तो उनकी अस्मिता की रक्षा का भी विषय था। तो उसमें भाजपा यहाँ एज लेती दिखाई दे रही है। और मैं लेकिन बाद में उनकी ओर से कुछ कठोर कानून का भी हवाला दिया गया, उनकी ओर से सख्त एक्शन की बात कही गई। तो वो देखिए आंकड़े चूंकि हमारे सामने, हम इन आंकड़ों पर जिक्र कर रहे हैं, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी तक के आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि अशोक गहलोत का, जिनको जादूगर कहा जाता है, उनका जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो भी तब जब हर 5 साल में 1993 से सत्ता वहां पर परिवर्तित हो जाती है। देखिए चित्रा जी, आप कह रहे हैं कि जादूगर का जादू चलता दिखाई दे रहा है। मैं आपसे यहां ये कह रहा हूं कि एक अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस प्रकार से आप देखें उत्तर प्रदेश में लगातार 2 चुनाव में एक अंडर करंट दिखाई दिया, 2019 में 2014 से ज्यादा बड़ा अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दिया, उसी प्रकार यहां आप राजस्थान में देखेंगी। और ये अतिशोक्ति नहीं होगी, आपके चैनल पर मैं ये बोल रहा हूं कि कल जिस प्रकार बिहार के अंदर इलेक्शंस हुए और लगातार सब कह रहे थे आरजेडी क्लीन स्वीप कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी वहां पे सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के आई, चाहे कुछ वोट परसेंटेज के मार्जिन से ही क्यों ना जीते, लेकिन सामने आने की टक्कर में भाजपा यहां एज लेगी। ठीक है, वरुण पुरोहित जी अब आपके पास आते हुए, वो बिहार का उदाहरण दे रहे हैं, हालांकि बिहार का उदाहरण इस संदर्भ में ठीक नहीं है। मैंने खुद वहां पर रिपोर्टिंग की थी। हाँ, मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, क्योंकि इधर उधर के विधायक भी एमआईएम के उसके पास आ गए हैं। लेकिन 20 में जब रिजल्ट आए थे तो उसको 74 सीटें मिली थी बिहार में, 73 सीटें बीजेपी को मिली थी। एक सीट ज्यादा थी। हाँ, एक सीट बस ज्यादा थी और बाकी पार्टियां बहुत पीछे रह गई थी। लेकिन बिहार पर नहीं जाते हुए वरुण पुरोहित जी, लेकिन अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए ये तो बात सही है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है और आखिरी वक्त में वहां पर फैसला क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और आप लोगों ने पिछली बार 6 जो बीएसपी के विधायक थे उनको तोड़कर अपने उसमें मिला लिया, तो उसके बाद से बीएसपी के विधायकों को लेकर बहन मायावती जी भी इस बार बहुत सचेत बैठी हुई हैं, और छोटी छोटी दूसरी भी कई पार्टियां हैं जिनसे बीजेपी लगातार संपर्क कर रही है। राजेंद्र गुढ़ा भी थे, उनके लिए भारी पड़ गए थे राजेंद्र गुढ़ा जी। बिल्कुल पुरोहित साहब। चित्रा जी, अभी एग्जाम्पल बिहार का दिया गया, बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल में भी ऐसी बातें की गई थी, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। तो बंगाल की बात भी बाबा बालकनाथ की सब कर रहे थे, बाबा बालकनाथ का तो चुनाव। आप बीच में बोल रहे हो ना ये, अरे भाई बीच में ना बोलो, भाई बीच में ना बोलो। बाबा बालकनाथ को तो जीतना ही श्योर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आज आप देखिएगा कल रिजल्ट आएगा। गलतफहमी में है, बाबा बालकनाथ जी कम से कम 50,000 वोटों अरे भाई बोलने में तो बीच में आप, अरे भैया मैं जयपुर में रहता हूँ, पैदा हूँ राजस्थान में, मुझे क्या सिखा रहे हो आप? नहीं, आपको है गलतफहमी, कैंडिडेट इमरान खान, आपको गलतफहमी है, मुझे पता है ग्राउंड रिपोर्टिंग दिख रहा था। अरे भैया एक एक करके उनको बोल लेने दीजिए। बोलिए वरुण जी। अब जरूरी नहीं है कि राजस्थान को समझने के लिए राजस्थान में रहा ही जाए, मौके का मुआयना करके हम लोग भी आ गए हैं, ऐसा जरूरी तो नहीं होता है कि उस राज्य में रहना ही पड़ेगा वहां के मिजाज को भापने के लिए। ठीक है, वरुण जी को अपनी बात कहने दीजिए प्लीज। सूर्य जी, हाँ वरुण पुरोहित जी, आपको पता नहीं है, मुझे सिखा बोले कोई सिखा नहीं रहा है। राजस्थान के अंदर मैंने आपको बाबा बालकनाथ के बारे में बता दिया। अब आपने एक बात बहुत बढ़िया कही, अशोक गहलोत जी 2-3 बार जब सीटें कम आई ना उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, तो उस बात को उन्होंने अब के बड़ा संज्ञान में लिया, इसलिए इतनी मेहनत उन्होंने 2 साल से शुरू करी। और चिरंजीवी योजना तो जबरदस्त हिट है, आपकी रिपोर्टिंग बिल्कुल सही है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। ये आम जनता की बात है कि काम खूब हुआ है, और आप कल परिणाम उसमें आप जो कह रहे हो, मुझे लगता है बिल्कुल आपने जो एनालिसिस किया है वैसा का वैसा आएगा। ये दूसरी स्टेटों का एग्जाम्पल राजस्थान में नहीं चलता, राजस्थान में अलग अलग भूभाग है। पूर्वी राजस्थान अलग चलता है, पश्चिमी राजस्थान अलग चलता है, मेवाड़ की राजनीति अलग है, और पूर्वी राजस्थान से जुड़ा हुआ हाड़ौती है, तो हाड़ौती में जो पूर्वी राजस्थान की हवा है उसी प्रकार की थोड़ी बहुत हाड़ौती में जाती है। लेकिन शेखावाटी अलग चलता है, गंगानगर बीकानेर का रीजन ही अलग चलता है। तो ये राजस्थान के अलग अलग भूभाग हैं, उस हिसाब से 6-7 भूभाग हैं, उस हिसाब से अलग अलग राजनीति होगी। ट्राइबल जो भील मीणा की अलग चलती है, पूर्वी राजस्थान के मीणा अलग तरीके से जाते हैं, इसलिए इसको एनालिसिस करना वही कर सकता है जो ग्राउंड लेवल पे देख के आए, जैसे आप देख के आए। हाँ, तो अब मैं बता देती हूँ ना, सुनिए अब मेरा सवाल सुन लीजिए वरुण पुरोहित जी। देखिए आप कह रहे हैं बाबा बालकनाथ चुनाव हार सकते हैं, तो उसमें 2 आंकड़े हैं जो उनके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि तिजारा और पोखरण ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर 80% से ज्यादा वोट पड़े हैं, और वहां पर माना जा रहा है कि ध्रुवीकरण की जो कोशिश की गई है बीजेपी की ओर से वो कामयाब हुई है। योगी आदित्यनाथ की उनकी छवि है, उसी रूप में वो इस इलाके में पहचाने जाते हैं, बीजेपी के सांसद हैं, तो आप कह रहे हैं वो हार जाएंगे। लेकिन ये जो बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत है ये सीधे सीधे उनकी जीत की ओर इशारा कर रहा है एग्जिट पोल में। मैं बिल्कुल
जो मेरे पास ग्राउंड रिपोर्ट आई है, कल भी अलवर के आदमी मेरे पास बैठे रखे गए, उसमें कहता हूं मैं किसी के लिए अंट नहीं बोलता जैसे भाई वो हारेगा वो जीतेगा। उन्होंने मुझे बताया 99,000 मुस्लिम वोट थे, 92,000 मुस्लिम वोट वहां पड़े हैं बाबा बालकनाथ के अगेंस्ट में। और दूसरे और उन्होंने बताया समीकरण एक बागी बीजेपी के उनके पक्ष में जा रहा है माहौल, और सारी चीजें बताए नहीं। तो उस आधार पर मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर वो बहरोड से लड़ते, वो लोग बता रहे थे बहरोड से लड़ते तो वो जीतते। तो इसलिए अभी उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना, अलवर का आदमी का क्या प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में, वही मैंने कहा, क्या हड़ौती में प्रभाव, क्या मेवाड़ में प्रभाव। एक जो पुराने नेता होते थे जैसे बाबू जी थे, नवल किशोर शर्मा जी थे, नाथुराम मिर्जा जी थे, उन लोगों का पूरे राजस्थान में प्रभाव था। जैसे आज अशोक गहलोत जी वसुंधरा जी का है। तो अशोक गहलोत जी ने एक और सोशल इंजीनियरिंग करी है जिसका ध्यान मैं आपको आकर्षित करना चाहता हूँ। उन्होंने मूल ओबीसी का कार्ड चलाया, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कुमावत और माली समाज जो है उसमें अशोक गहलोत जी की जबरदस्त पकड़ है, उनके इशारे पे वोट पड़ता है। हाँ, इस चीज को किसी का ध्यान नहीं गया है। नहीं, आप वो बात इसको नोट सच है, कीजिए और उससे कल तो कोई परिणाम इनकार आएंगे नहीं कर सकता है। लेकिन ये भी बात सच है कि सचिन पायलट सबसे बड़ा गुर्जर चेहरा है राजस्थान में, लेकिन बीजेपी उनकी वोट में सेंधमारी कर रही है। मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। मैं आ रही हूँ सूर्य जी आपके पास। शशि शेखर जी, ये जो जातियों का गणित है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बाबा बालकनाथ के लिए वो कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे, लेकिन 80% मतदान हुआ है जहां से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। और गुर्जर वोट में अगर सेंधमारी करने में बीजेपी कामयाब दिखाई दे रही है, तो सचिन पायलट से चूक कहां पर हो गई, या मतदाताओं में क्या मैसेज गया? देखिए, कोई भी अगर जाति किसी के पीछे एकजुट होती है तो वो हारने के लिए नहीं होती। बिल्कुल। और सचिन पायलट एक लंबे समय तक सहानुभूति और उभरते हुए नेता, सहानुभूति उनके पिता नहीं रहे, वो नेता हैं। और दूसरी बात ये कि आने वाले दिनों के वो नेता हैं, इसलिए उनसे एक उम्मीद थी। जैसा उनके साथ व्यवहार हुआ, जिस तरीके से वो बदनाम किए गए वहां पर, उससे ऐसा लगा गुर्जरों को भी कि अब इनका साथ कितना दिया जाए। उनमें एक निराशा फैली। सचिन एक बहुत ही, अगर वैसे देखा जाए तो ज़हीन नेता है। पिछली जीत में उनका बहुत बड़ा हाथ था, तब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने जमकर मेहनत की थी, उन्होंने 5 साल धूल भागी थी, लेकिन गहलोत को भी कम करके नहीं आंका जाता। तो ये एक डिबैकल जरूर हुआ है, पर मैं इस डिबैकल से ज्यादा एक बात कहना चाहूंगा। जब लोग जातीय ध्रुवीकरण की बात करते हैं तो एक चीज भूल जाते हैं चित्रा, कभी भी कोई ध्रुवीकरण या आंकड़े गवाह हैं कि 50 से 55% से ज्यादा लोगों का नहीं होता। ठीक है। जब कोई जीत रहा होता है तो उसके साथ सभी समाज का वोट जाता है। बिल्कुल। अगर कोई ये कहे कि मोदी जी को मुसलमानों का वोट मिलता ही नहीं है तो उससे बड़ा गलत कोई आदमी नहीं होगा। 8% वोट उन्हें मिला, 6 से 8%। ये आंकड़े गवाह है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसी चीजें बाकायदा पब्लिश्ड है। तो अगर आप ये देखें कि जब कोई जीत रहा होता है तो उसकी बहुत सी चीजें होती है जो लोगों को प्रभावित करती है। और हमें लोकतंत्र को सिर्फ इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये वो शोशेबाजी है जिसकी वजह से जाति के नाम पर राजनीति करने वालों ने अपनी दुकान 70 साल चलाई है। चित्रा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपसे अलग। अभी किसी ने मुझे व्हाट्सएप करके पूछा है, तो उसका आप जवाब देना चाहे दे दीजिएगा। जी जी, पूछे। हेलो, आपको आवाज आ रही मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। अभी कोई आपके प्रशंसक ने मुझसे पूछा है कि चित्रा सिर्फ बुलेट इलेक्शन भी क्यों चलाती हैं, वैसे क्यों नहीं चलाती? आप जवाब देना चाहे दे दीजिए उनका। नहीं, मैं बुलेट सिर्फ इलेक्शन में नहीं चलाती। हमारा कार्यक्रम वैसे भी G20 में भी मैंने बहुत बुलेट चलाकर कार्यक्रम किए हैं, तो हमेशा बुलेट हमारी चलती रहती है। बिहार में बुलेट चलाई थी। बिहार में भी, पश्चिम बंगाल में भी, यूपी में भी, हर जगह, दिल्ली में भी। लेकिन विनोद जी, अब मैं आपके पास आते हुए, जो बातें उनकी ओर से कही गई हैं वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर, बीजेपी की ओर से बहुत कोशिश की गई। बार बार अशोक गहलोत का यह आरोप है कि उन्होंने मुद्दा बनाने की हिंदू मुसलमान कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। और हमारी जो 7 गारंटी थी उसने काम दिखा दिया है। उनकी बातों में कितना दम दिखाई देता है? देखिए, क्योंकि फाइट बहुत क्लोज है अभी। देखिए, आज तक और एक्सिस बैंक इंडिया का एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि ध्रुवीकरण कामयाब नहीं हुआ। मैं एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात कर रहा हूं। कल क्या आएगा, कल ना मुझे पता ना आपको पता, ना किसी को पता है। तो हम अभी बात, आधार हमारा जो है इस चर्चा का, हमारे एग्जिट पोल के और अशोक गहलोत ने भी इन बातों को अपनी बातों में उस हिसाब से वैसा ध्रुवीकरण जैसा बीजेपी कोशिश कर रही थी वैसा नहीं हुआ। गुर्जर वोटों के बारे में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी बना लेते तो ज्यादा नुकसान होता है गुर्जर वोटों का, क्योंकि फिर गुर्जर एकमुश्त उनके साथ जाते हैं।
भले बाकी समाज जाता है ना जाता अलग बात है। जैसे कि कल्याण सिंह ने जब उत्तर प्रदेश में किया था तो पूरा लोध समाज जो है उनके साथ चला गया था। येदियुरप्पा ने किया था कर्नाटक में, पूरा लिंगायत उनके साथ चला गया था और बीजेपी को नुकसान हुआ था। लेकिन सचिन पायलट ने पार्टी नहीं छोड़ी और उन्होंने प्रचार किया। तो जो आप 50% गुर्जर वोट देख रहे हैं कांग्रेस के साथ जी, वो भी चला जाता अगर सचिन पायलट अगर अलग बनाते। लेकिन सचिन पायलट क्योंकि कांग्रेस के साथ है तो गुर्जरों वोटों का एक 50% हिस्सा कांग्रेस लेकिन पिछली बार एक मुश्त चला गया। हाँ, वो नुकसान हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ तो क्या इस बार वो चेहरा उस तरह से नहीं है? पिछली बार वो चेहरा थे, फ्रंट फुट पर थे, इस बार थोड़ा पीछे होना इसलिए साथ में है कि ज्यादातर विधायक पूरी राजस्थान में सचिन पायलट के लड़ रहे हैं और सचिन पायलट को कमजोर करके गुर्जर समाज अपने नेता को कमजोर नहीं करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी गुर्जर नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया है। तो आखिर गुर्जर जो सचिन पायलट के साथ है उसको यह तय करना है कि सचिन पायलट के साथ है या बीजेपी के साथ है। लेकिन कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए। सचिन पायलट की टोंक सहित 15 विधायकों की सीटों में 9 पर जो पायलट खेमे के लोग हैं 9 पर पिछले चुनाव की तुलना में तकरीबन 0.15 से लेकर 3.47 तक वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। तो ये चिंता बढ़ाने वाला है या निकल जाएंगे लोग? मेरा तो अपना पत्रकारी विवेक ये कहता है कि गुर्जर समाज अपने नेता को कमजोर नहीं करना चाहेगा। कोई भी समाज अपने नेता को कमजोर नहीं करना चाहता है। और अगर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़ देते तो गुर्जर भी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ देता। लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में है, उनका भविष्य कांग्रेस पार्टी में है। और इधर भारतीय जनता पार्टी से कोई बड़ा गुर्जर नेता है नहीं। भी क्यों 50% उसको गुर्जर वोट कुछ तो नाराजगी होती है। एक ऐसा होता है ना, एक ऐसा नहीं कि एक सीमा तक जो है नाराज भाई किरोड़ीमल बैसला के बेटे भी लड़ रहे हैं, उनका भी असर है। वहां रामवीर सिंह बिधूड़ी को भी, उनको रमेश बिधूड़ी को भी लगा दिया गया टोंक में। तो कुछ थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है। फिर भी मुझे लगता है कि ज्यादा गुर्जर वोटर जो है सचिन पायलट के साथ होगा, मेरा अपना आकलन। सुजाता पांडे जी, तो मतलब एग्जिट पोल के आंकड़े जरूर थोड़े इशारा कर रहे हैं कि गुर्जर वोट, जाट वोट आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से शिफ्ट कर गया है बीजेपी की तरफ, जबकि बहुत सारे ऐलान उन लोगों को रुझाने के लिए, लुभाने के लिए किए गए थे। ये ऐलान रुझाने के लिए और ये जो ध्रुवीकरण की बातें हो रही हैं जो बीजेपी के लिए हमेशा इल्जाम लगते रहते हैं, मुझे लगता है ये होता क्या है, क्योंकि ये तो हर पार्टी करती है। ध्रुवीकरण क्या होता है? जब भाजपा हिंदुओं के लिए बात करती है, जब यात्राओं पे पत्थर चलने की, जब मंदिरों पे बम बरसाने की बात होती है, तो उसकी बात अगर कोई नेता करता है तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि वो समुदाय में जो राजस्थान में 90% तकरीबन हिंदू हैं, अगर उनकी बात भी तो कोई पार्टी ना कोई तो करेगी। तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। जहां तक गुर्जरों की बात है तो आई थिंक पिछले वाले जो चुनाव में सचिन पायलट जिस तरह से डटे हुए थे, उन्होंने एक रेनबो कोalition बनाया था। सिर्फ गुर्जर नहीं थे, उनके साथ बाकी जातियां भी उसके साथ जुटी थी और इसका फायदा ही शायद कांग्रेस को दिखा था। जो इस बार क्योंकि वो टोंक से आगे बढ़े ही नहीं और कुछ जो समर्थक थे उनके साथ रैलियों में गए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट ये एक भी रैली साथ में नहीं हुई। इसीलिए मैं आपको कह रही थी, जब मैं पहली बार कह रही थी कि अगर ये सरकार बन भी गई तो कितने दिन चलेगी। दूसरी एक रैली हो जाती तो कुछ कमाल हो जाता। एक सवाल हो जाता। दर्शकों का सवाल लेती है, मेरा भी सवाल ले लीजिए। बुलेट हर राज्य में चलती है, राजस्थान में गहलोत का टायर पंचर हो रहा है। इसकी वजह यह है कि आप बताइए चित्रा जी कि क्या 6 महीने में कोई भी योजना 5.5 करोड़ लोगों तक पहुंच सकती है? क्या ये एग्जीक्यूशन लेवल पे पॉसिबल है? मतलब मैनेजमेंट का को छोड़िए, एक आम इंसान से पूछिए कि एक आम जो योजना होती है वो कितना टाइम लगाती है नीचे तक पहुंचने में। योजनाएं होंगी, बातें भी होंगी, मीडिया में जैसे बहुत सारी बातें होती हैं वैसे बातें होंगी, लेकिन वो योजनाएं सरकार नहीं मीडिया में बातें नहीं होती है। जब आप ग्राउंड पर जाएंगी, सुजाता पांडे जी, हम लोग कवरेज करके आए हैं, आप अगर ग्राउंड पर जाएंगी तो वहां पर एक बात ये भी सच है कि अपनी सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी अशोक गहलोत की ओर से खूब पैसे खर्च किए गए। शशि शेखर जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। अब जगह जगह बड़ी बड़ी पिंक कलर की होर्डिंग्स लगी हुई थी जिसमें अशोक गहलोत का चेहरा, उनकी तमाम योजनाओं का जिक्र था। महंगाई राहत कैंप लगाए गए, वहां पर लोग जब जाते थे तो उनकी पूरी आईडी प्रूफ और सारी चीजें नोट डाउन की जाती थी और उसके आधार पर भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई। तो एक स्ट्रैटेजी के तहत अशोक गहलोत यहां पर आगे बढ़े और शायद वो कमाल करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। डिजाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा का उन्होंने हेल्प लिया, जो डीके शिव कुमार का प्रचार प्रसार जिनकी ओर से कर्नाटका में किया गया था। चित्रा, एक लोकतंत्र का एक जरूरी उसूल है कि आप अच्छा काम करें, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप दिखाएं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस सूत्र को गहलोत ने बिल्कुल सही तरीके से पकड़ लिया। दूसरे, वो मीडिया में बहुत लोकप्रिय नेता हैं, तो किसी को भी कभी भी फोन कर देते हैं, कभी भी उसके लिखे की तारीफ कर देते हैं, उसका हालचाल ले लेते।
सर वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, कल फिर नए सिरे से इसी पर चर्चा होगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अशोक गहलोत की जादूगरी क्या कमाल दिखा जाएगी या फिर बीजेपी जो दावा कर रही है वो बाजी मार ले जाएगी? क्या होगा राजस्थान में? सुबह 6 बजे से लगातार बड़ी कवरेज आप देखने वाले हैं मेरे साथ आज तक पर। अभी के लिए बस इतना ही। दंगल के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।